खबर से कोटा में खाकी को दागदार किया है। 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज की गई। झूठे मुकदमे में फंसाने की ये धमकी दे रहे थे। प्राथमिक जांच के बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। 1,20,000 रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप इन पर लगा। आपको बता दें कि कोटा से यह खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर खाकी को दागदार किया है। 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन तीनों पर आरोप ये है कि ये झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। प्राथमिक जांच हुई, जिसके बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने 1,20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। तो आपको बता दें कि ये कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसीबी ने एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी और 1,20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। प्राथमिक जांच हुई, अब जिसके बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं कोटा से। ओम प्रकाश, आगे क्या कार्रवाई होगी इन पर? जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। इन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, प्रथम जांच हो चुकी है। जी, कोटा में एक बार खाकी फिर शर्मसार है और फिलहाल इस मामले में एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। तीनों जो कांस्टेबल है, कुनाड़ी और झालावाड़ जिले के तीनों कांस्टेबल हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जैसे कि उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के साथ ही उनके खिलाफ जो जांच बैठी है, कमेटी गठित की गई है। जांच के आधार पर उनकी आगे कार्रवाई की जा रही है। संभवतः जल्द ही इनमें जो सत्यता पाई गई और जांच के बाद में इनकी गिरफ्तारी संभव है, हो सकता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार इस तरह की कार्रवाई कोटा एसीबी कई और मामलों में भी जो पेंडिंग है, लगातार उन मामलों में मामला दर्ज कर लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 कांस्टेबल के खिलाफ अब एक साथ एसीबी ने मामला दर्ज किया है। तीनों के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला है। हालांकि जो झालावाड़ जिले में रिश्वत मांगने का मामला था, उसमें आरोपी कांस्टेबल को शक होने पर रिश्वत राशि नहीं ली गई, लेकिन कोटा एसीबी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जबकि 2 कांस्टेबल कुनाड़ी थाने में तैनात है, उन्होंने भी एक मामले में झूठा जो एफआईआर लग चुकी थी, उस मामले में भी झूठा परिवादी को फंसाने की धमकी देकर उससे भी 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ओम प्रकाश, ये कोटा एसीबी ने किस बेस पर कार्रवाई की है? जिस परिवादी ने, पीड़ित ने शिकायत की है या फिर गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है? जी, इस दोनों मामलों में परिवादी एसीबी के साथ पेश हुए और एसीबी उस मामले में ट्रेप की कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन हम आपको बता दें कि जो आरोपी कांस्टेबल, उनको शक होने के बाद में ये ट्रेप की कार्रवाई संभव नहीं हो पाई। लेकिन जब ट्रेप की कार्रवाई संभव नहीं होती तो रिश्वत मांगने का सत्यापन जरूर हुआ था और उस सत्यापन के आधार पर उन तीनों कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वो पीड़ित जो एसीबी के समक्ष आए थे, ट्रेप की कार्रवाई इस मामले में तो इन्होंने दोनों फरियादी की शिकायत के आधार पर कोटा एसीबी ने मामला दर्ज किया और अभी तक सत्यापन यह हो चुका है कि इन तीनों कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की थी। हालांकि ये ले नहीं पाए, लेकिन इस मामले में जांच जारी है और संभव जल्द इन तीनों कांस्टेबल की गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। इस बार मामला कोटा से सामने आया। 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने 1,20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। तो वहीं जोधपुर में भी खाकी पर दाग लगा है। 4 पुलिसकर्मियों पर वसूली का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ने 4 को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, पुलिसकर्मियों पर 6 लाख रुपए की वसूली का आरोप है। थानेदार और 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। कुड़ी भक्तासनी थाने के पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो अफीम देकर उससे 6 लाख रुपए वसूले। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने सीआई और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। बताया ये जा रहा है कि पुलिस वालों ने एक शख्स को जबरन अफीम की थैली थमा दी और उससे 6 लाख रुपए की डिमांड की। साथ ही ये धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसे एनडीपीसी एक्ट में फंसा देंगे, जिसके बाद उसने पुलिस की बताई जगह पर 6 लाख रुपए पहुंचा दिए।
10 दिन के बाद घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर के पास आने पर उन्होंने सीआई जुल्फिकार अली, कांस्टेबल शांतिलाल, ज्ञानचंद मीणा, सरदार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। तो यह हैरान कर देने वाली खबर जोधपुर से आई है। आपको बता दें कि सीएम सिटी से यह खबर है, जहां पर 4 पुलिसकर्मियों पर वसूली का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ने चारों को सस्पेंड कर दिया। इन पर 6 लाख रुपए की वसूली का आरोप लग रहा है। देखिए, अभी कुड़ी थाने में 3 कांस्टेबल का अनुशासनहीनता का बात सामने आया है और इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है, सूचना प्राप्त हुआ है। उस संबंध में अभी जांच किया जा रहा है। जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम को दिया गया है। उनके द्वारा जांच करने का अवधि में उन सिपाही को और थाने का जो एसएचओ है उनका सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के लिए निलंबित किया गया। तो वहीं अगली बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। बीकानेर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। 54 पैकेट्स नशीले पदार्थ बरामद किया गया। खाजवाला के बंधली पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई और थोड़ी ही देर में बीएसएफ इस बात का खुलासा करेगी। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान तस्कर हालांकि मौके से फरार हो गया। तो अब ये बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। बीकानेर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। बीएसएफ को सफलता मिली है। 54 पैकेट नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। खाजूवाला के बंधली पोस्ट पर यह कार्रवाई हुई है और थोड़ी ही देर में बीएसएफ इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। हालांकि कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल जुड़ चुके हैं बीकानेर से। विक्रम, ये नशीले पैकेट्स कहां लेके जाए जा रहे थे और आरोपी की तलाश का सर्च अभियान कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ये कल रात की देर रात की ये घटना है और क्योंकि जो मौसम इतना खराब चल रहा था और आंधी और जो बारिश हो रही थी उसी का फायदा उठाकर जो पाकिस्तानी तस्कर हैं उन लोगों ने ये बॉर्डर फेंसिंग के पास में हीरोइन के पैकेट्स जो हैं वो करीब 57 पैकेट बताए जा रहे हैं उसको पहुंचाया है और ये बीएसएफ की मुस्तैदी के चलते ही जो है वो ये कार्रवाई हो पाई है। और जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने फायरिंग वहां पे की क्योंकि मौसम इतना खराब था कि उसकी वजह से वो भागने में कामयाब हो गए दोनों लोग। लेकिन अब बीएसएफ की जो जी ब्रांच है उनको ये आउटपुट पहले से ये मिला हुआ था, इस तरह की कार्रवाई यहाँ की जा सकती है, तो उसी को लेकर जो है वो बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और बीएसएफ जो है वो अब इनके जो दूसरे साथी हैं उनकी जो है उनकी तलाश में जुटी हुई है कि जो इस क्षेत्र में, क्योंकि ये बीकानेर सेक्टर की अगर बात करें तो बीकानेर सेक्टर में पहली बार इस तरह की ये इतनी बड़ी संख्या में जो है वो नशीला पदार्थ पहुंचाया गया है। तो किन लोगों ने ये पहुंचाया और किन लोगों के लिए आया था इसका पूरा पता लगाया जा रहा है। डीआईजी सुखविंदर सिंह राठौड़ खुद वहां पहुंच चुके हैं मौके पर और अभी कुछ ही देर में इन सब चीजों का खुलासा कर दिया जाएगा कि किस तरह से ये इन सब चीजों का जो कनेक्शन है वो निकल कर आता है। तो अभी फिलहाल जो बीएसएफ के डीआईजी हैं जो कुछ ही देर में इसका खुलासा करेंगे। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीकानेर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 54 पैकेट्स नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। खाजूवाला के बंधली पोस्ट पर यह कार्रवाई हुई और थोड़ी ही देर में बीएसएफ इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हालांकि तस्कर मौके से फरार है, जिसकी तलाशी के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं भरतपुर के बयाना कस्बे में लाल दरवाजा निवासी एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक फास्ट फूड की दुकान करता था, लेकिन मार्च 2020 के लॉकडाउन से ही दुकान बंद थी, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान था। मृतक शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोबर पर लाठी भाटा जंग चली, आपस में 2 भाई भिड़ गए। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, 2 सगे भाइयों में गोबर उठाने को लेकर विवाद हो गया। तकरार बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई और एक भाई और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना में भर्ती कराया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों के बीच हुए झगड़े में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि भरतपुर में गोबर पर लाठी भांटा हो गया। आपस में 2 सगे भाई भिड़ गए और ये भिड़ंत हुई गोबर उठाने को लेकर। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और फिर मेरा छोरा पहुंच गए दिन में इन कथू दे वाले कर देंगे वो थोड़ा मेरे पहुंच गए। सुबह की बात है। तो वहीं अजमेर जिले के गेगल थाना इलाके में हाईवे के किनारे ढाबे पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। कोरोना काल में देर रात हाईवे पर फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस और आला अफसर मौके पर पहुंचे। घटना में प्रीतम यादव नाम के युवक के गोली लगी, जिसे इलाज के लिए तुरंत अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो आपको बता दें, अजमेर से ये बड़ी खबर आई है, जहां 2 पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। मामूली कहासुनी पर हालांकि ये झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच फायरिंग हो गई। इस दौरान एक युवक को गोली लगी, जिसे JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे रिलेटिव का ढाबा है बालाजी मंदिर के पास गगवाना। वहाँ शाम को आकर के और कुछ 4-5 जनों 6 जनों ने वहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो हमारा जो रिलेटिव है उसने फ़ोन कर दिया घर पे। तो वहाँ पर मेरे भतीजे विश्वास यादव और प्रीतम यादव दोनों घर पे थे। उनके मासी के लड़के हैं, तो उसने फ़ोन कर दिया, तो वो चले गए वहाँ पर। वहाँ जाकर के वो समझाने के लिए जैसे ही उनको आगे बढ़े, उनमें से हीरा निकाल करके उसके ऊपर फायर कर दिया प्रीतम पे। तो उसको गोली लगी है, चेस्ट के ऊपर गोली लगी है। लोग गाड़ी की पार्किंग को लेकर के आपस में होटल वालों को और कुछ बाहर के लोगों के बीच आपस में कुछ कहासुनी हुई। उस कहासुनी होने पर वहाँ धक्का-मुक्की भी उनके बीच में, और इसमें सूचना है कि जो दूसरे लोग थे जो छोटी गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने तो फायर भी किया है। तफ्तीश जारी है। तो देश में एक बार फिर कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,34,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 2,887 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में हालांकि 2,11,499 मरीज ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें, देश में कोरोना के कुल केस 2,84,41,986 हैं। तो वहीं 2,63,90,584 लोग इस मामले में ठीक हो चुके हैं। तो वहीं कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 17,13,413 नए एक्टिव केस हैं। तो वहीं 3,37,989 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर देश में कोरोना का कहर सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,34,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 2,887 लोगों की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा थमते हुए नजर नहीं आ रहा। तो वहीं अब बात मरुधरा की कर लेते हैं। यहाँ एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 1,276 कोरोना केस सामने आए हैं। 65 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 241 केस दर्ज किए गए, तो 7 लोगों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ दिया। प्रदेश भर में अब 6,038 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं 33,000 से कम अब एक्टिव केसों की संख्या बची है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मरुधरा में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की दोबारा बात करेंगे, 1,276 कोरोना केस सामने आए हैं। 65 लोगों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ दिया। जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 241 केस राजधानी में सामने आए। तो वहीं 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 6,038 लोग रिकवर हुए हैं। तो वहीं अब एक्टिव केसों की बात करें तो 33,000 से कम एक्टिव केसों की संख्या है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाकिर अली जुड़ रहे हैं कोटा से, तो कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं उदयपुर से। शाकिर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जब से थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हुई, तब से एकदम से अभी 24 घंटे में ये कोरोना केसेस में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली। जी देखिए, क्योंकि लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कल जो है जैसे ही अनलॉक किया गया, जो रियायत दी गई, उसके चलते कोटा में भी जो है हालात जो है सड़कों पर जो है खराब नज़र आए। जो
जिस तरह से लोगों की भीड़ नज़र आई, बड़ी संख्या में वाहन नज़र आए। हालांकि कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे की बात करें तो 29 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और एक्टिव केस अब जो है 1030 के करीब अब कोटा में रह गए हैं। लेकिन आज जो है पुलिस का जाब्ता जो है पूरी तरह से तैनात है। ये कोटा का छावनी चौराहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुपहिया और चार पहिया वाहनों की जो है तादाद है। लोग कितनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि 46 दिन के बाद जिस तरह से ये बाज़ार खुले हैं तो बाज़ारों में जो लोग पहुंच रहे हैं, इसके अलावा दुकानदार जो हैं वो भी अपनी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। और कोटा में क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम कई सारे चल रहे हैं तो ऐसे में रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, तो जिस तरह की जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू हो, क्योंकि कल जाम के हालात बन गए थे। इसलिए आज तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सुबह से ही जुटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जाम के हालात ना बने, गाइडलाइन की पालना हो। इसके साथ साथ पुलिस की एक टीम जो है बाज़ारों में भी घूम रही है। व्यापारी संघ के जो लोग हैं वो भी बाज़ार में घूम रहे हैं। गाइडलाइन की पालना व्यापारियों से मुस्तैदी के साथ करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भीड़ जो है जिस तरह से बाज़ारों में निकल रही है, ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक हो सकता है। गाइडलाइन की पालना करनी होगी। जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, तमाम जिला प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, चिकित्सा विभाग अपील कर रहा है, तो आम जन को अपनी भागीदारी निभानी होगी। बिल्कुल भागीदारी निभानी पड़ेगी और लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। शाकिर, आपके पीछे देख पा रही हूँ किस तरह से ट्रैफिक है, कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। लग ही नहीं रहा कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। वहीं कपिल, आपके पास आना चाहूंगी, उदयपुर में कैसे हालात हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा आप। उदयपुर भी पूरी तरह से अब सामान्य होने लगा है। जैसे ही मिनी अनलॉक की शुरुआत 2 तारीख से हुई है, उसके बाद में सड़कों पर जनजीवन जो है वो पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। सुबह 11 बजे तक लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है, लेकिन अभी देखिए 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि उदयपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। कल 2000 के आसपास सैंपल लिए गए थे, उसमें से महज 67 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन एक्टिव केस अभी भी 1800 बने हुए हैं। ये एक्टिव केसों की संख्या कम हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। तो वहीं आम जन को निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि अब मिनी अनलॉक के बाद में पूर्णतः अनलॉक किए जाने की संभावना है। लेकिन यदि आम जनता लापरवाही पूर्वक रवैया रखेगी और इन केस में, जो कि पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है, राजस्थान में केस में बढ़ोतरी हुई है, तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार और चिकित्सा विभाग के सामने होगी कि वे अनलॉक के दौरान कैसे इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जनता की सहभागिता यदि इसमें नहीं मिलेगी तो इसमें पूरी तरह से सफलता मिलना मुश्किल है। जी, तो लापरवाही तो अभी ही देखी जा रही है कपिला। आज तो सिर्फ दूसरा दिन है मिनी अनलॉक और तस्वीरों में आपने दिखाई दिया कि क्या हालात हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे बाद लोगों को घर पर पहुंचना है, दुकानें बंद करने का समय है। 12 बजे से पहले लोगों को घर पर पहुंचना है, लेकिन सड़कों पर जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। सभी चौराहों पर वाहनों की काफी संख्या देखी जा रही है, जो कि एक वास्तव में ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है। तस्वीरें सच में डराने वाली हैं। शाकिर और कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से देश में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। तो वहीं वैक्सीन पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान बीजेपी ने राज्य सरकार पर वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगाया और ट्वीट कर कहा कि कूड़ेदान में फेंक दी वैक्सीन, जमीन में गाड़ दी वैक्सीन। उफ, प्राण रक्षक वैक्सीन की ये दुर्गति। लेकिन गहलोत सरकार के मन में ना तो कोई पश्चाताप भाव है और ना ही कोई संवेदनशीलता। तो आपको बता दें कि एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार राजस्थान सरकार पर वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगाती रही है। और अब ये ट्वीट देख लीजिए। तो वहीं भरतपुर में अनलॉक के दूसरे दिन भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली। बाजार में हजारों की संख्या में लोग घूमते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक पालना नहीं हुई। ऐसे में अब लोगों की लापरवाही घातक बन सकती है। जिले में लगातार घटी कोरोना की संख्या से प्रशासन ने राहत ली थी, लेकिन अब लोगों की लापरवाही ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वहीं लोग अपने बीमार होने की परवाह को छोड़कर स्वाद के चुटकारे लेने के लिए चाट पकौड़ी की दुकानों पर उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए।
शहरों को अनलॉक किया गया है, उसी तर्ज पर भरतपुर भी अनलॉक है, लेकिन आप लापरवाही लोगों की देख सकते हैं, किस तरह लापरवाह लोग बने हुए हैं। ये लापरवाही लोगों की घातक बन सकती है। जिस तरह से कोरोना केसों की लगातार संख्या घटी है, अब इस तरह की जो लापरवाही है देखने को मिल रही है, इस लापरवाही से जायज है कि जो संख्या घटी है वो बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। लोग हैं ज़्यादातर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और बाजार में पहले जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने ऑड इवन के तहत बाजार खोलने की जो है निर्देश दिए थे, लेकिन वो भी अब प्रशासन के निर्देश भी व्यापारियों को मान्य नहीं हुए। व्यापारियों ने संपूर्ण बाजार खोलने के लिए आह्वान किया था। अभी सारे बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं और भारी तादाद में लोगों का जो हुजूम है बाजार में देखा जा रहा है। अगर यही लापरवाही रही तो ज़्यादा वो समय नहीं लगेगा। जिस तरह से पहले जो केसों की संख्या थी वो एक बार दोबारा फिर से बढ़ने लगेगी। लापरवाही ऐसी है कि लोग ज़्यादातर जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक बिल्कुल पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में चिकित्सा विभाग द्वारा भी अब कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों की जो व्यवस्था है पहले जैसी की जा रही है, क्योंकि इस लापरवाही को देखते हुए लग रहा है कि जायज़ है कि जो कोरोना केसों की संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन प्रशासन के जो सारे इंतजाम हैं तो नाकाम नजर आ रहे हैं। कोई भी प्रशासन के द्वारा बाजार में बंदोबस्त नहीं किया गया है, ना कोई पुलिसकर्मी लगाया गया है जो कि कोरोना की जो नई गाइडलाइन है उसका पालन करा सके। ऐसे में संभव है कि जो केसों की संख्या घटी थी वो पुनः एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए करार किया है। इन वैक्सीन का निर्माण अगस्त से दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कंपनी को 1500 करोड़ रुपए एडवांस में देगा। बता दें, बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में कंपनी के वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है। टीके के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए जगह जगह अलग अलग तरीके से वैक्सीन ड्राइव चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की तहसील सैफई में ऐसी ही एक अनूठी वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई है। शराब चाहिए तो टीका लगवा कर आइए। सैफई में एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव। टीके के प्रमाण पर ही शराब बिक्री, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका सबसे अचूक और कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वाले को भी बचाता है और ये संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों का टीकाकरण हो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के तहसील सैफई में कोरोना टीकाकरण के लिए अनूठी ड्राइव शुरू की गई। टीका लगवा के उनको शराब की बिक्री की जाए और जो नहीं लगवा के उनको न दी जाए और सबसे बोला जाए कि टीका लगवा के आओ। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ अगर शराब चाहिए तो आपको टीका लगवा लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। एसडीएम हेम सिंह ने सैफई तहसील के गांव में कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए इस अभियान को शुरू किया, जो सफल भी हो रहा है। वैक्सीन जो कार्ड दिखाएगा उसको ही शराब वितरित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज लोगों को दी जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लगवाएं, इसके लिए सरकार के साथ प्रशासन और नेटवर्क 18 सरीखे संगठन अपने स्तर पर कई तरह के वैक्सीन ड्राइव चला रहे हैं। सैफई एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव को लेकर ये पहल अनूठी और सराहनीय है, क्योंकि कोरोना टीका ही है संजीवनी। जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।